जय हिंद दोस्तों। मैं मनीष कुमार शर्मा हाजिर हूँ फिर से एक बार आपके सामने अ, अपनी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हमने राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान की हम लोग बात कर रहे थे, उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को उठाया था। और हम लोग उसमें आगामी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे स्तर की कॉन्सेप्चुअल और फैक्ट दोनों चीज़ों को लेकर के पढ़ाई जारी कर रहे थे। और उसमें हम लोगों ने शुरुआत की थी संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है। उसके अलावा मैंने कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वहाँ पे प्रकाश डाला। फिलहाल हम लोग अपनी अंतिम वीडियो जो हमने लास्ट में अपने चैनल पर डाली थी उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और वहाँ पे थोड़ा सा हमारा दो चार बातें रह गई थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, क्लास काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने उसको वहाँ पे रोका। और अभी उन्हीं चीज़ों को मैं पूरी करते हुए आपके सामने वो सारी बातें लाऊंगा जो बची हुई रह गई थी हमारी। ठीक है, तो उनको हम अभी पूरा करेंगे और उनसे देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिए, अभी मैं 2-3 क्लास के बाद एक पूरी वीडियो लाऊंगा या एक पूरी क्लास लाऊंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों से बस एक निवेदन है कि आप जब भी क्लास को देखते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने जो मित्र हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ क्लास को शेयर कर दीजिए या उनको भी इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है वो इन चीज़ों को समझे। ठीक है, और उसके लिए बेहतर होगा कि कुछ चीज़ें उसको मिलेंगी अच्छी, तो आगामी परीक्षाओं में उसको बहुत हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे संविधान की। और संविधान में मैंने दो व्यवस्थाओं को उठाया था। एक तो उठाया था संघात्मक व्यवस्था और एक उठाया था एकात्मक व्यवस्था को। संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि संघात्मक व्यवस्था के क्या क्या गुण हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो अंतिम वीडियो को देखिए, उसमें बताया गया है कि इसमें मोस्टली दोहरी व्यवस्था अपनाई जाती है, जैसे दोहरी विधायिका, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी न्यायपालिका। इसके अलावा एकात्मक व्यवस्था में हम एकल व्यवस्थाओं को अपनाते हैं। मैंने बताया था संघात्मक व्यवस्था ऐसे देशों में ली जाती है जो विविधतावादी देश होते हैं, और एकात्मक व्यवस्था ऐसे देशों में ली जाती है जो कम विविधता वाले या कम जनसंख्या वाले देश होते हैं, छोटे क्षेत्रफल वाले देश होते हैं। अपवाद इसका चीन है, इसमें चीन को शामिल किया गया है जबकि क्षेत्रफल बड़ा है। इसमें नेपाल ने ये व्यवस्था अपनाई है। ये दोनों देश अपवाद में रहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत ने दोनों ही व्यवस्थाओं में से कुछ ना कुछ चीजों को लिया है। इसी वजह से भारत का संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक में आता है और ना ही पूर्णतः उसको आप एकात्मक में रखते हैं। भारत का संविधान कई विद्वानों द्वारा उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक विद्वान है जिसमें के.सी. वेयर जो विद्वान है, उन्होंने भारत के संविधान को जो बोला है, एक स्पेशल शब्द दिया है। या तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वासी फेडरल, इंग्लिश में बोलते हैं क्वासी फेडरल, और जब हिंदी में आते हैं तो उसको बोलते हैं अर्ध संघात्मक। तो इन्होंने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक बोला है। हालांकि और भी बहुत सारे विद्वान रहे हैं जिन्होंने भारत के संविधान को अलग अलग नाम से संबोधित किया है। मैं वो भी बताता हुआ चलता हूं। एक विद्वान है जिनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिंग, जी ऑस्टिंग के नाम से आप लोग जानते हैं, जी ऑस्टिंग, ग्रेनविल ऑस्टिंग। इन्होंने भारत के संविधान को कहा है सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद। एक और विद्वान है जिनका नाम है मॉरिस जोन्स करके, विद्वान है, नाम है मॉरिस जोन्स करके। इन्होंने भारत के संविधान को जो कहा है
वो कहा है सौदेबाजी संविधान, मतलब अलग अलग देशों के संविधान से कुछ ना कुछ चीजें ली, एक तरीके से उसको सौदेबाजी इन्होंने बोला है, ठीक है, उनमें कुछ सुधार किए, जो उनकी कमियां थी उनको दूर किया। तो सौदेबाजी संविधान इनके द्वारा बोला गया है भारतीय संविधान को। पूछे जाते हैं इन लोगों के नाम, तो आप ध्यान रखिए, सौदेबाजी संविधान, ठीक है। इसके अलावा जो आपके केसी वेयर साहब आते हैं, इन्होंने एक और बात बोली थी कि भारतीय संविधान ना तो ज्यादा कठोर है और ना ही लचीला है, वो दोनों के बीच में एक अच्छा संविधान है। यानी कि केसी वेयर ने कहा था कि भारतीय संविधान कठोर एवं लचीले के बीच अच्छा संबंध। केसी वेयर साहब जो हैं, इन्होंने भारतीय संविधान को बोला है कि भारतीय संविधान कठोर एवं लचीले के बीच में एक अच्छा समन्वय, एक अच्छा संबंध है, ठीक है। तो ये कुछ नाम रहे हैं जिन्होंने भारत के संविधान के बारे में कुछ ना कुछ बोला है, ठीक है। उसके अलावा एक और व्यक्ति आते हैं, वैसे तो लिविंग स्टोन, जिन्होंने बोला है कि भारत का संविधान कठोर नरम संघवाद करके बोला है। तो उसमें कठोर बातें भी हैं, नरम बातें भी हैं, तो कठोर नरम संघवाद बोला है लिविंग स्टोन करके। एक व्यक्ति है जिनका नाम है लिविंग स्टोन, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहां पे लिख दूंगा। व्यक्ति है जिनका नाम है लिविंग स्टोन, इन्होंने बोला है भारत का संविधान कठोर नरम संघवाद। लिविंगस्टोन साहब ने भारत के संविधान को कठोर नरम संघवाद बोला है, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी हैं जिन्होंने कुछ कहा है भारत के संविधान में, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब का नाम भी देख लेते हैं, उन्होंने क्या बोला है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या बोला है, उनको भी देख लेते हैं। अम्बेडकर साहब पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अम्बेडकर साहब ने कहा था कि भारत के संविधान को हमने संघवाद के कठोर ढांचे में नहीं डाला है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान संघ के कठोर ढांचे में नहीं डाला गया, संघ के कठोर ढांचे में नहीं डाला गया। मतलब इसमें कठोर बातें भी ली गई हैं, ठीक है, संघातों की व्यवस्था की है, और उसके अलावा अलग बातें भी ली गई हैं, ठीक है। यानी कि कठोर और नरम दोनों बातों को इसमें रखा गया है। तो हम पूरे तरीके से इसको ना तो कठोर कह सकते हैं और ना ही पूरे तरीके से इसको लचीला या नरम बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये तो रहे कुछ विद्वान जिन्होंने कुछ बातें बोली हैं, बी आर अम्बेडकर साहब, केसी वेयर साहब, ग्रेनविल ऑस्टिन साहब, मॉरिस जोन्स साहब, लिविंग स्टोन साहब। ये बहुत सारे विद्वान रहे जिनके बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई और जिन्होंने भारत के संविधान के लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात बोली है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बोल रहे थे कि केसी वेयर साहब को देखते हैं हम। केसी वेयर, ठीक है। केसी वेयर ने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक यानी कि क्वासी फेडरल बताया है। अर्ध संघात्मक, जिसको हम बोल रहे हैं क्वासी फेडरल। अब इस अर्ध संघात का मतलब यह है कि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था को भी अपनाया गया है और इसके साथ साथ एकात्मक व्यवस्था को भी अपनाया गया है। हमने कुछ बातें संघात्मक व्यवस्था की ली हैं और कुछ बातें एकात्मक व्यवस्था की ली हैं। अब देखते हैं हमने संघात्मक व्यवस्था से क्या उठाया है और हमने एकात्मक व्यवस्था से क्या उठाया है। संघात्मक व्यवस्था से अगर आप लोग देखें तो भारत ने उठाया है दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका, उसके अलावा दोहरी विधायिका, दोहरी विधायिका। अगर आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा लास्ट की क्लास में, ठीक है। दोहरी विधायिका, दोहरी कार्यपालिका
उसके अलावा लिखित संविधान, ये भी इसी व्यवस्था में पाया जाता है, लिखित संविधान। ठीक है, इसके अलावा हमने यहां पे लिया है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, यह भी इसी व्यवस्था की देन है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने संघात्मक व्यवस्था से ली हैं। जबकि एकात्मक व्यवस्था से अगर आप लोग देखें तो हमने क्या क्या लिया है, तो एकात्मक व्यवस्था से हमने ली है एकल नागरिकता, पहला एकल नागरिकता ली है। दूसरा एकल न्यायपालिका। देखिए सर्वोच्च न्यायालय तो है, परंतु भारत ने न्यायपालिका का सिस्टम एकल प्रकार का रखा है। ठीक है, तो एकल न्यायपालिका। ठीक है, देखिए न्यायपालिका की अगर आप लोग बात करेंगे तो न्यायपालिका का स्ट्रक्चर जो है भारत ने यूएसए से लिया था, परंतु थोड़ा सा भारत ने उसमें बदलाव किया है, तो उसमें उसने एकल प्रकार का कुछ अपनाया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एकल न्यायपालिका। ठीक है, तो ये कुछ एकात्मक गुण में आते हैं। एकल न्यायपालिका हो गया आप लोग का, एकल नागरिकता हो गया। ठीक है, उसके अलावा मैंने एकात्मक में पढ़ाया था कि एकात्मक में जो होता है, वैसे हर जगह जहां पे पूर्णतः एकात्मक होता है वहां पे लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा मैंने वहां पे बताया था कि वहां पे एक और बात होती है कि सर्वोच्च न्यायालय की अगर आप बात करें तो वो रखें या ना रखें उसकी कोई जरूरत नहीं होती। उसके अलावा शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र के हाथ में होती हैं। ठीक है, ज्यादातर शक्तियां केंद्र के हाथ में होती हैं। तो भारत ने भी कहीं ना कहीं देखिए रखा तो केंद्र और राज्य दोनों को है, परंतु अगर आप लोग देखें इसमें ज्यादातर शक्तियां जो होती हैं भारत में भी केंद्र के पास होती हैं। ठीक है, और राज्य को इतनी पावर्स यहाँ पे नहीं दी गई हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग अगर बात करें, हमने एकात्मक व्यवस्था की कुछ चीजें ली, हमने संघात्मक व्यवस्था की कुछ चीजें ली, तो हम लोग भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक ही क्यों बोले हैं, अर्ध एकात्मक क्यों नहीं बोला गया। हम संविधान को अर्ध एकात्मक भी तो बोल सकते हैं, हमने बोला है अर्ध संघात्मक, अर्ध एकात्मक क्यों नहीं बोला। तो अगर आप लोग देखें भारत की जो व्यवस्था है जिसको अर्ध संघात्मक बोला गया है, उसमें आधार जो है, जो बेस है, बेस संघीय व्यवस्था ही है, और उसमें थोड़ा बहुत गुण किसका मिलाया गया है, एकात्मक का। बेस संघीय व्यवस्था है, उसमें थोड़ा बहुत गुण एकात्मक का मिलाया गया है, इसलिए हम उसको अर्ध संघात्मक बोल रहे हैं। अगर व्यवस्था में बेस एकात्मक होता और थोड़ी बहुत बातें संघात्मक की मिलाई जाती, तब उसको हम अर्ध एकात्मक बोल सकते थे, परंतु अभी हम उसको अर्ध एकात्मक नहीं बोलेंगे, अभी हम उसको बोलेंगे अर्ध संघात्मक, क्योंकि ज्यादातर चीजें संघात्मक पे ही आधारित है, व्यवस्था संघात्मक पे ही आधारित है, परंतु थोड़ी बहुत चीजें उसमें एकात्मक व्यवस्था की मिलाई गई हैं, तो इसलिए उसको अर्ध संघात्मक बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे थोड़ी सी बातें और करते हैं। फिलहाल इतना तो आपको समझ आया होगा, मैं इसको मिटाता हूं फिर आगे की बातें करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी मैं आपको कुछ पार्लियामेंट के बारे में बताता हूं। जैसे अगर आप लोग बात करोगे, अलग अलग देशों में पार्लियामेंट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में आप कह सकते हैं अलग अलग देश में संसद अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। भारत में जो संसद होती है उसको संसद के नाम से ही जानते हैं, या ऐसे, सॉरी मैं गलत बोल गया, भारत में जो विधायिका होती है उसको संसद के नाम से जानते हैं। यूएसए में जो विधायिका होती है उसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जो विधायिका होती है, बांग्लादेश, इसमें इसको बोलते हैं जातीय संसद। उसके अलावा नेपाल की अगर बात करेंगे, नेपाल में बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत। उसके अलावा यूके में अगर आप लोग देखेंगे,
उसमें पार्लियामेंट ही बोलते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है। पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे नेशनल असेंबली बोलते हैं, नेशनल। ठीक है। तो ये कुछ संसद है जो इजराइल में नेसेट बोलते हैं, इजराइल नेसेट। ठीक है। इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से देश की संसद का नाम क्या है। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं इसमें से यूके, यूएसए, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, और भारत, तीनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, यूके, यूएसए और भारत। अगर आप बात करेंगे भारत की, तो सबको पता है कि भारत में जो है 2 हाउस होते हैं, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस को यहां पे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। भारत में जो संसद है, ऐसे करके भारत, और भारत में भी जो संसद है, संसद का अपर हाउस राज्यसभा है, लोअर हाउस जो है उसको हम बोलते हैं लोकसभा। ठीक है। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। इसको हम लोग निम्न सदन, उसको उच्च सदन, इसको जनप्रतिनिधि सदन, उसको विशेषज्ञ संस्था करके बोला जाता है, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल पर्सन का या कुछ स्पेशल क्षेत्रों से जो व्यक्ति होते हैं उनको चुना जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन करता है, जो 4 विशेष क्षेत्रों से होते हैं। बाद में बात करेंगे उसकी भी। ये तो हो गया भारत। इसको आप बोल सकते हैं निम्न सदन। ठीक है, यानी कि लोअर हाउस। इसको उच्च सदन यानी कि अपर हाउस। ठीक है। निम्न सदन और उच्च सदन। अरे रिंग कर, ठीक है। उसके अलावा हम लोग आते हैं यूएसए की व्यवस्था पर। यूएसए। ठीक है। तो यूएसए में देखते हैं, यूएसए में जो है मैंने बताया वहां पे उसको कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है। यूएसए में कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस में भी 2 सदन होते हैं। कांग्रेस में भी 2 सदन होते हैं। अपर हाउस जो होता है उसको सीनेट बोला जाता है। ठीक है। और लोअर हाउस जो होता है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सीनेट जो है इसको अपर हाउस बोला जाता है, यानी कि उच्च सदन। इसको बोला जाता है लोअर हाउस, यानी कि निम्न सदन। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं कहां पे, यूके पे। यूके में बोला जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट में भी 2 सदन है। यूके की पार्लियामेंट जो है वहां पे 2 सदन है। अपर सदन बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड। और निम्न सदन को बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है। वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है, ये उच्च सदन है जिसको आप अपर हाउस बोल सकते हैं। ये निम्न सदन है जिसको आप लोअर हाउस बोल सकते हैं। क्लियर है। उसके अलावा पार्लियामेंट का सदस्य लोअर हाउस तो हो गया आप लोग का हाउस ऑफ कॉमन, अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड। इसके अलावा इसमें किंग को भी शामिल किया जाता है। वहां पे महाराजा या महारानी होती है। यहाँ पे राष्ट्रपति होता है और यहाँ पे भी राष्ट्रपति होता है। मैं मेनली यहाँ पे ये सब क्यों लिखा हूं, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं कि एक सवाल आता है कि विश्व का सबसे मजबूत निम्न सदन किसको कहते हैं। दोबारा सुनिए, विश्व का सबसे मजबूत निम्न सदन कौन सा है, तो आंसर होता है हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन क्या है, ये विश्व का सबसे मजबूत निम्न सदन है। विश्व का सबसे मजबूत
निम्न सदन, ये हुआ विश्व का सबसे मजबूत निम्न सदन। तो अब इसका उल्टा करो, विश्व का सबसे कमजोर। अगर एक चीज मजबूत हो गई, मान लीजिए आपके दो अंग हैं, ठीक है, अगर एक अंग ज्यादा मजबूत हो गया तो इसका मतलब है कि दूसरा कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो बैलेंस होना चाहिए, ये ज्यादा मजबूत है तो सीधी सी बात है ये ज्यादा कमजोर होगा। इसका मतलब विश्व का सबसे कमजोर, और ये क्या है, द्वितीय सदन, ये प्रथम सदन है, ये सेकंड सदन है। तो विश्व का सबसे मजबूत निम्न सदन या विश्व का सबसे मजबूत प्रथम सदन, ये हो गया यूके का हाउस ऑफ कॉमन। और विश्व का सबसे कमजोर, ये मजबूत है तो ये क्या हो गया, कमजोर। तो विश्व का सबसे कमजोर दूसरा सदन यूके का हाउस ऑफ लॉर्ड, यूके का हाउस ऑफ लॉर्ड, क्योंकि ये मजबूत है तो सीधी सी बात है ये कमजोर होगा। अब ऊपर आइए, सीनेट यूएसए, क्या अगर इसकी बात करें तो ये विश्व का सबसे मजबूत सेकंड सदन होता है। ये फर्स्ट सदन है, ये यहां पे सेकंड सदन है। तो विश्व का सबसे मजबूत सेकंड सदन, विश्व का सबसे मजबूत सेकंड सदन, या कह दीजिए विश्व का सबसे मजबूत उच्च सदन, वो सीनेट होगा यूएसए का। अब इसका अपोजिट चलते हैं, सबसे मजबूत उच्च सदन सीनेट है, तो सबसे कमजोर निम्न सदन क्या होगा इसका, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यानी कि आप कह सकते हैं कि विश्व का सबसे मजबूत द्वितीय सदन तो हो गया अमेरिका की कांग्रेस का सीनेट। तो इसका मतलब हमारे यहां से निकलता है कि विश्व का सबसे कमजोर वीक, ये प्रथम है, फर्स्ट सदन अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये कमजोर प्रथम सदन तो ये मजबूत द्वितीय सदन, ये मजबूत प्रथम सदन तो वो कमजोर द्वितीय सदन। दोबारा सुन ले एक बार, विश्व का सबसे मजबूत निम्न सदन यूके का हाउस ऑफ कॉमन, विश्व का सबसे मजबूत निम्न सदन यूके का हाउस ऑफ कॉमन। इसका मतलब विश्व का सबसे कमजोर द्वितीय सदन यूके का हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक। उसके अलावा विश्व का सबसे मजबूत सेकंड सदन यूएसए का सीनेट, इसका अपोजिट करते हैं। ये द्वितीय सदन हो गया मजबूत यूएसए का सीनेट। तो विश्व का सबसे कमजोर प्रथम सदन यूके का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, समझे। तो ये आप लोगों की कुछ कॉमन सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, और इसके जानकारी से आपके कुछ क्वेश्चन जरूर सही होंगे, और कॉन्सेप्ट तो आपका बनता ही है। काफी चीजें आपको जानने में मिलेंगी जो आपके नॉलेज में रहेंगी, और आने वाले दिनों में पक्की बात है वो काम आएंगी। पॉलिटी विषय को जब आप पढ़ते हैं तो आपको काफी सारी व्यवस्थाओं के बारे में भी जानना पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल आज यहीं रोकते हैं, इससे आगे मैंने कहा है कि एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें केवल और केवल इन चीजों से संबंधित क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आते हैं और आएंगे। तो फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी थी कि जब भी मैंने कहा था कि आप वीडियो देखते हैं तो अगर आपका कोई मित्र है जो तैयारी में लगा हुआ है, केवल तैयारी में लगे हुए, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपके एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए भी जो वीडियो बनाई जा रही है, ये केवल और केवल पढ़ने वाले लोगों के लिए है। तो अगर कोई व्यक्ति जो तैयारी पे है और अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहता है, या समझ लीजिए कि सब्जेक्ट की समझ विकसित करना चाहता है, चाहे उसने पहले ही क्यों ना सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, एक बार कोशिश कीजिए कि उसको आप ये जरूर बता दें कि वो इन चीजों को समझे। और समझने के बाद मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है लास्ट वीडियो में, यहाँ भी मैं लिख दूंगा इसमें भी, ठीक है। तो आप उसमें बता सकते हैं कि क्या चीजें आपको चाहिए। अदर सब्जेक्ट कोशिश करूंगा एक दो दिन में ज्योग्राफी या हिस्ट्री से भी कुछ वीडियो लाई जाए, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिए। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने पहले भी बताया था, जीएस विद मनीष सर के नाम से है, आप देख लेना, इसमें मैं डाल दूंगा, लिख दूंगा, तो आप वहां से उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उस पर भी काफी चीजें आती रहती हैं आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, जल्दी ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। तो मेहनत लगातार जारी रखिए, और उम्मीद है आप लोग सफल तो होंगे ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।